आज हम लोग अपना यूपीएससी का जो पेपर अभी हुआ है हाल फिलहाल में 2024। तो उसका एक बारी के लिए धीरे धीरे मैं सारे टॉपिक्स के आपको सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आप जो पढ़ते हैं अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो आप जेई के सिलेबस में भी पढ़ते हैं या सीएसआर नेट गेट में भी पढ़ते हैं। इनफैक्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं, वो थोड़ा सा आगे का पार्ट है अपने पास। एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ में क्वांटम केमिस्ट्री भी मिक्स है। तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी, फिर अपन शुरू करते हैं देखना सॉल्यूशन। देखिएगा, तो आज का अपना टॉपिक रहेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड क्वांटम केमिस्ट्री। ओके, यहाँ पे हम लोग 2024 में जो क्वेश्चन आए हैं उनको देखने वाले हैं। यूपीएससी केमिस्ट्री ऑप्शनल जो अपने पास 2024 अभी 2-3 दिन पहले ही जो अपने पास पेपर हुआ है, ठीक है, उसके क्वेश्चंस देखने वाले हैं। अब यहाँ से आप गेस कीजिएगा कि क्या ये क्वेश्चन टफ है। अगर आपने सीएसआईआर नेट गेट की प्रिपरेशन करी है तो आप आराम से कर सकते हैं, नहीं करी है तब भी आप चीजों को हैंडल कर सकते हैं अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो। और आंसर राइटिंग स्किल कैसे रखनी है आपको, वो सब चीजें भी अपन देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन कहाँ से पुटअप किए, कितना आप एनसीईआरटी की बेसिस पे कर सकते हैं ना, कितना आपको एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है। तो अभी जो 2024 में आप देखेंगे क्वांटम केमिस्ट्री आपके पास 15 मार्क्स की आई है। क्वांटम या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर आप बोले, 15 मार्क्स की आई है, जो एज यूजुअल इतनी आती है अप्रोक्स। ठीक है। अब आपको ये पता है सिर्फ पेपर वन में ही आता है फिजिकल, तो ये पक्का अपने पास पेपर वन के अंदर ही है। पेपर टू तो आपको पता है पूरा का पूरा ऑर्गेनिक का आता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक बार दिखाता हूँ क्वेश्चन, दिखाता हूँ पहले आपको कैसे डील करना है, वो एक अलग पॉइंट है। तो पहला ही क्वेश्चन अपने पास पहले पेपर में जो था वो क्वांटम का था। आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। हिंदी में कुछ लोगों को नहीं समझ आया तो मैं इंग्लिश में पहले रीड आउट कर देता हूँ। क्वेश्चन है, डिटरमाइन द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से, एट विच द इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट एक्सपेक्टेड। इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट एक्सपेक्टेड, ये अपने पास इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पे एक बार थोड़ा सा अपन यहाँ पे मार्क कर लेंगे। वो डिस्टेंस बतानी है जहां पे इलेक्ट्रॉन अपने पास मोस्ट एक्सपेक्टेड हो इन द हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। और ये सारी चीजें आपको गिवन दे रखी हैं। R10 अपने पास क्या है, इस तरीके से सब कुछ फंक्शन आपको दे रखा है। तो जनरली फंक्शन आपको गिवन ही होता है। R10, यहाँ पे 10 का मतलब क्या, मेरे पास n की वैल्यू 1 है और l की वैल्यू 0 है, तो 1s के लिए गिवन है। पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि R10 का मतलब क्या होता है, ये किसके लिए गिवन है, 1s के लिए गिवन है ना। R का मतलब रेडियल पार्ट, अपने पास आपको पता है फंक्शन में दो पार्ट होते हैं, है ना। जो साई अपने पास फंक्शन होता है वो R कोमा थीटा कोमा फाई ऐसे लिखा जाता है। इसमें R वाला पार्ट मेरे पास रेडियल पार्ट होता है, राइट, ये मेरे पास रेडियल पार्ट होता है। और थीटा फाई वाला अपने पास एंगुलर पार्ट होता है। तो आपको यहाँ पे कौन सा पार्ट गिवन है, रेडियल पार्ट। और डिस्टेंस पूछिए तो रेडियल पार्ट ही ऑब्वियसली अपने को चाहिए होगा। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन आपको एक नंबर देख लिया आपने। लिखना कैसे, कैसे इसको सोल्व करेंगे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये 5 मार्क का क्वेश्चन था, 5 नंबर का क्वेश्चन था। फिर दूसरा क्वेश्चन अपने पास जो है वो है ये वाला। ये अपने पास 10 मार्कर है। पहला पूछा हाइजेनबर्ग जो अपने पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। और शो दैट फॉर ए पार्टिकल इन ए वन डायमेंशन बॉक्स हैविंग लेंथ 0 to L, 0 to L उसकी लेंथ है, द टू नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन। आपको आइगन फंक्शन की बातें कर रखी है उसने ना, नॉर्मलाइज्ड दे रखी है उसने, क्या रखे कह रखा है कि वो नॉर्मलाइज्ड है। आपको पता है क्वांटम में जो भी अपने पास फंक्शन यूज होते हैं वो शुड बी नॉर्मलाइज। अगर नॉर्मलाइज नहीं है तो हम क्या करते हैं, उनको नॉर्मलाइज करते हैं, राइट। तो यहां तक आपको चीजें समझ आगे आगे होंगी। corresponding to the eigenvalue E1 and E2, दो आइगन वैल्यू दे रखी है, कैरेक्टराइज्ड बाय क्वांटम नंबर 1 and 2। अच्छा, E1 का मतलब है क्वांटम नंबर की n की वैल्यू कितनी है, 1। E2 का मतलब है वहां पे 2 जो है अपने पास क्वांटम नंबर 2 के कोरस्पॉन्डिंग है। और हमें प्रूव करना है कि वो दोनों ऑर्थोगोनल होते हैं। और आपने पक्का ये प्रॉपर्टी तो पढ़ी होगी कि क्वांटम मैकेनिक्स में अगर एक किसी हम लोग ट्रांसलेशन मोशन को अगर देख रहे हैं पार्टिकल की, तो अगर हम लोग 1D बुक्स की बात कर रहे हैं तो पक्का ही उसमें जो दो अलग अलग स्टेट होती है साई एन और साई एम, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। और परपेंडिकुलर का मतलब आपने पढ़ा होगा कि उनका साई एन डॉट साई एम स्टार डी टाउ, ये अपने पास ओवर स्पेस में जो इंटीग्रेशन है वो 0 होना चाहिए। ये चीज आपने पढ़ी होगी, वो अपने को प्रूव करना है। तो ये दो क्वेश्चन थे। अब एक मैं ये देखूंगा कि ये क्वेश्चन क्या इस टाइप के क्वेश्चन या क्वेश्चन पहले आ रखे हैं क्या, डिट्टो टाइप के या थोड़े थोड़े इधर उधर के टाइप के।
तो एक क्वेश्चन मुझे मिला प्रीवियस ईयर में से 1980 में आया, 1980 में, जिस टाइप आप और हम शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे उस टाइम का आया हुआ है। स्टेट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पूछा था उन्होंने, हाउ इज द अकरेंस ऑफ जीरो पॉइंट एनर्जी। ये डिफरेंट क्वेश्चन है। तो पहला ये जो हाइजेनबर्ग है ये तो 1980 में आया और इसके बाद भी शायद कई बार आ रखा है। तो ये तो सिंपल है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक्सप्लेन करने के लिए तो अगर आपको ट्वेल्थ एनसीईआरटी बोर्ड की नॉलेज भी है ना अच्छे से, सॉरी 11th में, ये 11th एनसीईआरटी बोर्ड की नॉलेज भी आपको, अगर आपको बोर्ड का पेपर भी अच्छे से आपको आता है केमिस्ट्री, या फिर अगर आपने जेई की प्रिपरेशन करी है तो आप अच्छे से बता सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं शुरू करता हूं आपके सामने। हाँ, एक क्वेश्चन आपका ये रहता है कि सर आप हमें बता रहे हैं तो आपका क्या क्वालिफिकेशन है, तो मैं आपको बता देता हूँ। मैं आईआईटी दिल्ली से मास्टर्स किया हूँ। ठीक है, आईआईटी दिल्ली से। और उसके अलावा मैं ये जेई जो फील्ड है उसमें तो काफी टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ। और उसके अलावा मेरा जेआरएफ काफी टाइम्स क्वालिफाइड है, 3 टाइम्स अंडर 100। तो ये सब है। अब हम लोग यहाँ पे, नाम तो आपको पता ही होगा मेरा, है ना। अगर मैं, ठीक है, चलिए, तो हरीश नाम है। तो अब हम लोग पहला क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है वो, कैसे इसको सोल्व करना है ना, कैसे यहां तक पहुंचना है, इसके सॉल्यूशन तक। देखिए आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है। तो पहले मैं आपको चीजें एक्सप्लेन कर रहा था कि अपने पास वेव फंक्शन में दो पार्ट होते हैं। यहाँ पे रेडियल पार्ट भी होता है, एंगुलर पार्ट भी होता है, वो आप जानते हैं, वो अंडरस्टूड है ना। तो इस वाली चीज को मैं मिटा देता हूँ, ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ेंगे। तो दो पार्ट होते हैं अपने पास। मैं क्वेश्चन के इधर उधर की बातें भी बताऊंगा आपको, कि अगर कोई क्वेश्चन ट्विस्ट करके मान लो इसी टाइप का है तो आप फिर आंसर लिख पाए। तो यहाँ से अपन सॉल्यूशन लिखना शुरू करते हैं। क्या क्या चीज लिखनी है, देखो 5 मार्कर है तो उतना ज्यादा बड़ा तो कुछ लिखना नहीं है अपने को, टू द पॉइंट बातें लिखनी है। तो पहली बात यहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड डिस्टेंस, यहाँ पे पहला पॉइंट मेरे पास जो निकालना है वो क्या निकालना है, मोस्ट एक्सपेक्टेड डिस्टेंस। डिस्टेंस, या फिर अपन इसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल रेडियस। दूसरा नाम क्या है, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दूसरा इस टाइप से पूछा जा सकता है आपको, मोस्ट प्रोबेबल रेडियस। प्रोबेबल रेडियस। तो आपने ये जो ग्राफ देखे होंगे, बहुत सारे साई वर्सेस आर के आपने ग्राफ देखे होंगे, 1s के लिए कैसे होता है ना, साई में रेडियल पार्ट वाला, 2s के लिए कैसे होता है, 2p के लिए कैसे होता है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपने देखी होगी, है ना। तो उसमें वो वाला पॉइंट, वो वाली डिस्टेंस चाहिए जहां पे जो ग्राफ है अपने पास, जो रेडियल पार्ट का ग्राफ है उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, मोस्ट एक्सपेक्टेड जो वैल्यू है वो अपने को चाहिए। ठीक है, जहां पे प्रोबेबिलिटी एक तरीके से मैक्सिमम हो, वो वैल्यू चाहिए अपने को, जहां पे एक तरीके से आपके प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन जो फंक्शन है, जो क्या होता है अपने पास, आपको पता है रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इनटू में कैपिटल आर स्क्वायर, अगर मैं रेडियल पार्ट की बात कर रहा हूं, ये अपने पास होता है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन है था, आपको ये तो पता है कि मैक्सिमा मिनिमा के लिए डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन अपने पास क्या होना चाहिए, डी बाई डी आर, इट शुड बी 0। और यहां से जो आर की वैल्यू आपको मिलेंगी, यहां से जो आर की वैल्यू आपको मिलेंगी, दैट इज कॉल्ड मोस्ट एक्सपेक्टेड रेडियस या मोस्ट एक्सपेक्टेड डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। राइट, सो यहां से अपने को स्मॉल आर की वैल्यू चाहिए। तो पहला आप ये लिखेंगे, वो तो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन करा कि मोस्ट एक्सपेक्टेड रेडियस या मोस्ट एक्सपेक्टेड डिस्टेंस की फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर मैंने कहा कि इस तरीके से आपको ये करना है। अब सिंपल काम है, बहुत इजी है। जैसे आपको सारी वैल्यू पुट करनी है, तो आर अपने को कहां से बताना है, सिर्फ ग्राउंड स्टेट में बात करनी है। और ग्राउंड स्टेट में अपना फंक्शन क्या है, आप लिखेंगे ऐसा, इन ग्राउंड स्टेट और फंक्शन क्या है, R10। ठीक है, अब R10 उन्होंने दे रखा है आपको, क्या है, R10 मेरे पास 2 × Z/A0। अब देखो हाइड्रोजन एटम है तो Z की वैल्यू अपन 1 पुट कर देते हैं, कोई जरूरत नहीं है Z की वैल्यू डायरेक्टली 1 पुट कर देंगे। तो 2 बाई A0 की पावर 3/2 दे रखा है, A0 की पावर 3/2। मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं इसको थोड़ा। फिर अपने को क्या दे रखा है, E की पावर -ρ/2। तो E की पावर -ρ की वैल्यू उसने दे रखी है क्वेश्चन में, कितनी है, 2ZR/Na0। तो 2Z की वैल्यू हाइड्रोजन एटम है 1 हो गया, R लिख दिया मैंने, बाई N की वैल्यू अगर ग्राउंड स्टेट में बात कर रहे हैं तो 1 हो गया, बाई A0।
और यहाँ पे रो बाई में 2 भी था अपने पास, रो में डिवाइड में 2 भी था, तो यहाँ पे 2 भी पुट कर देते हैं अपन। अब देखो ये 2 से 2 कट जाएगा अपने पास, ये 2 से मेरे पास 2 कट जाएगा, तो ये फंक्शन मेरे पास सिंप्लीफाई होके क्या आ गया, मेरे पास फंक्शन आ गया 2 बाई में ए नोट की पावर 3/2 इंटू में ई की पावर माइनस आर बाई ए नोट। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा, ये फंक्शन मैंने सिंप्लीफाई कर दिया 1s के लिए, ठीक है, उन्होंने जो अपने को दे रखा था। ए नोट क्या है मेरे पास, बोहर्स रेडियस जो आप जानते हैं, ठीक है, तो ये मेरे पास R10 हो गया, सिंप्लीफाइड वे में मैंने फंक्शन लिख दिया। अब फंक्शन लिखने के बाद अपने को करना क्या है, जो अपने पास ये जो था मोस्ट एक्सपेक्टेड रेडियस के लिए, ये अपने को फंक्शन लगाना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करके, स्मॉल आर स्क्वायर के साथ, और अगर 10 की बात कर रहा हूं तो 10 पुट कर दूंगा यहाँ पे, और इसको डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल पुट करना है। तो करते हैं, छोटा सा डिफरेंशिएशन है, कर लेते हैं साथ में। तो देखिएगा यहां से मैं अगर देख रहा हूं तो मेरे पास क्या बना, अब देखो 4 पाई तो 0 में चला ही जाएगा ना, 4 पाई तो 0 में चला जाएगा, वो तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, क्योंकि कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, ये चीज आप समझते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्मॉल आर स्क्वायर इंटू में R10 मेरे पास क्या है, तो R10 का मेरे को स्क्वायर चाहिए, तो R10 का स्क्वायर कर देता हूँ, 2 का स्क्वायर मेरे पास 4 आ जाएगा, डिवाइड बाई ए नोट की पावर 3/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए नोट की पावर 3 आ जाएगा, इंटू ई की पावर माइनस आर बाई ए नोट का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ई की पावर -2r/a0। ये मेरे पास बन चुका है। इसका डिफरेंशिएशन करना है मेरे को d/dr, और उसको 0 के इक्वेट करना है, उसको 0 के इक्वेट करना है, ठीक बात है। एक काम करते हैं, एक पेज और ऐड कर लेते हैं यहां से अपन, पेज और चाहिए अपने को, हाँ यस। तो अब अगर इसका डिफरेंशिएशन देखो, देखो ये 4 तो मेरे पास कांस्टेंट नंबर है, बाहर आके 0 में चला जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। तो बचा क्या मेरे पास, आर स्क्वायर इंटू में ई की पावर -2r/a0। अब देखो ए नोट भी, बोहर्स रेडियस भी कांस्टेंट होती है ना, तो वो भी 0 में चली जाएगी। तो बचा इतना मेरे पास, इसका डिफरेंशिएशन करना है और इसको 0 के इक्वेट पुट करना है अपने को। तो अब इतने नॉलेजेबल तो आप है ही कि u इंटू वी टाइप का फंक्शन हो, उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। पहले u को डिफरेंशिएट करो, v को ऐसे ही रखो, तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मेरे पास आ जाएगा 2r, ये आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे, इंटू d/d, अगर मैं e की पावर -2r/a0 का डिफरेंशिएशन करूंगा, तो आपको पता है e की पावर -x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर -x ही होता है। तो इसका आ जाएगा e की पावर -2r बाई में a0, और फिर अपन ये जो -2r/a0 है इसका भी करेंगे, तो -2r/a0 का क्या हो जाएगा मेरे पास, -2 बाई में a0, ये साथ में यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो u का डिफरेंशिएशन किया, सॉरी u को, हाँ वेट ए सेकंड, शायद मैंने गलती से दोबारा लिख देता हूँ, देखिएगा। पहले आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2r, और साथ में e की पावर -2r/a0 ऐसे का ऐसे रहेगा, ठीक है, प्लस u का डिफरेंशिएशन v को वैसे ही रखा, प्लस प्लस u को ऐसे ही रखेंगे, और v का डिफरेंशिएशन मतलब e की पावर -2r/a0 का डिफरेंशिएशन, तो e की पावर -2r/a0 का e की पावर -2r/a0 ही हो जाएगा, और साथ में मेरे पास क्या आएगा, साथ में मेरे पास आएगा -2 बाई में a0, और ये सारी वैल्यू अपने को 0 के इक्वेट करनी है। अब आप एक चीज यहां से देखेंगे कि e की पावर -2r/a0, e की पावर -2r/a0, ये तो अपन कॉमन निकाल लेते हैं, बिल्कुल कॉमन निकाल लेते हैं। तो e की पावर -2r/a0 मेरे पास कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचा मेरे पास, इधर से 2r बच गया, और इधर से मेरे पास क्या बच गया, साथ में मेरे पास, अच्छा एक r और बाहर निकाल लेते हैं, एक काम करते हैं, एक r और बाहर निकाल लेते हैं। तो एक r अगर और बाहर निकाल लूंगा तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास 2, और इधर क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा मेरे पास प्लस एक r बच जाएगा, और ये माइनस है साथ में, तो प्लस की जगह आप यहाँ पे माइनस लिख सकते हैं, -2r/a0, ये बच जाएगा, ठीक है। आई थिंक इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी। e की पावर -2r/a0 मैंने कॉमन लिया है, कॉमन लेने और साथ में r भी कॉमन लिया, तो इधर r बच गया, और इधर क्या बच गया मेरे पास, इस साइड मेरे पास बच गया एक r और एक -2/a0, तो -2r/a0 हो गया। इस पूरे को अपने को 0 के इक्वेट करना है, ठीक है। अब आप एक चीज देखें कि ये जो वैल्यू है, ये तो अपने पास पता ना, ये तो वो वैल्यू है, जब ये 0 होगा तो वो वैल्यू है, तो बाउंड्री वाली वैल्यू है ना, ये तो फंक्शन होता ही है अपने पास, दिस इज
यू कैन राइट लाइक आर, आप ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी, आप ऐसे लिख सकते हैं आर इंटू ई की पावर माइनस 2r बाई ए नोट। ये जब, या तो ये फंक्शन जीरो हो सकता है या तो ये जीरो हो सकता है। ये जब जीरो होगा तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट बाउंड्री कंडीशन, रिप्रेजेंट बाउंड्री कंडीशन, रिप्रेजेंट बाउंड्री कंडीशंस। ये आपको पता है क्यों? क्योंकि बाउंड्री पे आपको पता है फंक्शन जीरो होता है। बाउंड्री कहाँ कहाँ पे होगी ये तो आपको पता है ना, क्वांटम मैकेनिक्स में बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए फंक्शन। मतलब r इक्वल टू जीरो, ये यहां से तो स्टार्ट होता है, और r जब इंफिनिटी होगा तब e की पावर माइनस 2r बाई ए नोट अपने पास वो होगा, जीरो होगा। तो ये तो अपने पास बाउंड्री कंडीशन है, तो ये वाला पार्ट तो अपन जीरो के इक्वेट करेंगे नहीं, क्योंकि ये तो जीरो कब होता है? बाउंड्री पे। तो अब दूसरा मेरे पास फंक्शन बचा क्या? ये वाला। तो इसको अपन लिखते हैं, देखिएगा, इसको लिखता हूं मैं दूसरे वाले पार्ट को। तो फोर, अब यहां से ये लिख सकते हैं फोर मोस्ट एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड डिस्टेंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड डिस्टेंस के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? 2 माइनस 2r बाई ए नोट शुड बी इक्वल टू जीरो। 2 माइनस 2r बाई ए नोट शुड बी इक्वल टू जीरो। तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं? 2 इक्वल टू 2r बाई ए नोट, 2 से 2 कैंसिल हो गया, r मेरे पास क्या आ गया? r मेरे पास आ गया ए नोट के बराबर, r मेरे पास आ चुका है ए नोट के बराबर। इसका मतलब, और ये r क्या है यहाँ पे? मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस, दिस इज द कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस, ठीक है, या फिर रेडियस भी बोला जा सकता है इसको। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अगर आपने इतना करा है तो 5 में से 5 मार्क्स आपको पूरे मिलने वाले हैं, पक्का ही पूरे नंबर मिलने वाले हैं। तो अब कैसे लिखा है मैंने इसको एक बार फिर से बता देता हूँ। ये ऊपर वाली जो दो लाइनें लिखी है मैंने आपको, मोस्ट एक्सपेक्टेड डिस्टेंस या फिर मोस्ट प्रोबेबल रेडियस, ये क्या होती है अपने पास? ये दोनों सेम टाइप का चीज को डिनोट करती है। क्वेश्चन में मोस्ट एक्सपेक्टेड डिस्टेंस भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, या फिर आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड रेडियस भी लिखा हुआ मिल सकता है। पहली बात आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि जो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है दैट इज 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, जो एक स्फेरिकल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, और जो अपने पास कैपिटल R है वो यहाँ पे रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, रेडियल फंक्शन है। फंक्शन के दो पार्ट होते हैं, रेडियल और एंगुलर। रेडियल, रेडियल अपने को डिस्टेंस चाहिए तो रेडियल पार्ट है। तो 4 पाई r स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर, ये अपने पास इसका डिफरेंशिएशन जीरो की इक्वेट करना है। अब मान लो नेक्स्ट टाइम कभी क्वेश्चन आ जाए आपको कि 2s के लिए पूछ ले या 2p के लिए पूछ ले, तो उसका फंक्शन यूज कर लेंगे, जिसका पूछता है उसी का फंक्शन यूज कर लेंगे। यहां से जो r आपको मिलने वाला है वो r ही मेरे पास क्या होगा? मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस। ये आपको लिखना नहीं है, तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि r ऐसे क्वेश्चन मार्क करके लिखना नहीं है। तो ग्राउंड स्टेट में आपको पता R10 मैंने आपको यहां से बता दिया, क्वेश्चन में अपने को दे रखा था r की वैल्यू 2z बाई ए नोट की पावर 3/2, z की वैल्यू हाइड्रोजन एटम है 1 हो गया मेरे पास। ए नोट तो बहुत रेडियस होता है, e की पावर माइनस रो बाई 2 दे रखा है। रो की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी है, कितनी है? 2zr बाई एन ए नोट। तो z की वैल्यू मेरे पास 1 थी, ठीक है, 2r बाई ए, एन की वैल्यू भी 1 थी, तो 2r बाई ए नोट और डिवाइड बाई 2 था अपने पास। तो 2r बाई ए नोट और डिवाइड में 2 था, 2 से 2 कैंसिल हो गया, e की पावर माइनस r बाई ए नोट बन चुका है। तो ये मेरे पास फंक्शन है जो क्वेश्चन में गिवन था। फिर स्मॉल r स्क्वायर के साथ में इस तरीके से करके इसको जीरो के इक्वेट कर दिया, तो यहां से मेरे पास जो r की वैल्यू है जीरो और इन्फिनिटी हो सकता है, वहां पे तो मेरे पास जो बाउंड्री कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, तो वो तो अपना प्रोबेबल आंसर नहीं होगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड के लिए 2 माइनस 2r बाई ए नोट है, इसको अपने को जीरो के इक्वेट करना पड़ेगा। अब जीरो के इक्वेट करेंगे तो r की वैल्यू ए नोट आ गई, ये अपना फाइनल आंसर है, ठीक है, ये फाइनल आंसर है। तो अगर आपने इतना लिखा है तो पूरे के पूरे 5 नंबर मिलने वाले हैं आपको, कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन भी आपके पेपर 1 में आया है। ये क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? 2 में ए पार्ट है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको बताना है, स्टेट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। फिर पूछा है सो दैट फॉर द पार्टिकल इन ए वन डायमेंशन बुक। ये दूसरा तो बताऊंगा मैं, 1D बुक्स, लेकिन पहले मैं बता देता हूं, अगर आपने एनसीईआरटी भी अच्छे से पढ़ी है ना, तो पहले पार्ट का आप आंसर कर सकते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब इसमें क्या क्या लिखना है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक बार मैं एनसीईआरटी में लेके चलता हूँ आपको। देखिएगा, मैंने एनसीईआरटी की कुछ पिक्चरें आपके लिए यहाँ पे ऐड करी है। देखो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट्स वाला पूछा है, तो आप भाई साहब अगर एनसीईआरटी की इतनी लाइनें भी जानते हो ना, देखो मैं एक्सप्लेन तो करूंगा चीजें, बट एक बार दिखा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ सोर्स किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। तो पहला क्या लिखा हुआ देखो, इट स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली
द एग्जैक्ट पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की जगह आप यहां पे लिख सकते हैं ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं अपने पास? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो स्टेट वाले में तो इतनी बात भी आप लिखते हैं ना तो चांसेस आपको अच्छे खासे नंबर मिल सकते हैं। उसके अलावा आप अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो आप ये लिख दें, इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिख दें। मैथमेटिकली इट इज रिटन एज डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, या एच कट बाई 2 भी लिखा जा सकता है इसको, एच अपॉन 4 पाई या एच कट बाई 2। भाई साहब लिटरली मैं आपको बता रहा हूं, इतनी बात भी लिखेंगे तो आपका स्टेट वाला जो स्टेट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वो आपका मतलब हो चुका है, उतना आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आप चाहते हैं कि मुझे एक्स्ट्रा मार्क मिले, मैं कुछ और लिखूं थोड़ा, तो मैं आपको कुछ और बता देता हूं। पहली बात तो यहाँ पे ये जो अपने पास है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इट इज ओनली वैलिड फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल में क्यों नहीं लगता है? क्योंकि उनका मास हाई हो जाता है, तो जो अनसर्टेनिटी है उसमें वो नेग्लिजिबल आती है। वो भी चीजें दिखाऊंगा अभी आपको। तो एक तो आप ये मैथमेटिकल फॉर्म, ये दो लाइनें लिखने के बाद मैथमेटिकल फॉर्म आप क्या लिखेंगे? डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स, या पी अगर एक्स डायरेक्शन की बात करूं तो एक्स का ही मैं पोजीशन लूंगा, तो एक्स का ही मैं मोमेंटम लूंगा। ये ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाई 2 या एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। आपको पता है एच कट क्या होता है? एच अपॉन 2 पाई होता है। ठीक है, तो ये चीज आप लिख सकते हैं। इसके अलावा इसकी दूसरी फॉर्म भी है। दूसरी फॉर्म क्या है आपके पास? डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। वो भी अपने पास अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखेंगे, वो भी अपने पास अप्रोक्सीमेटली एच कट बाई 2 के लगभग, मतलब ऐसे ही रहता है वो भी। और एक आप और लिख सकते हैं डेल्टा जे डॉट डेल्टा थीटा, वो भी अप्रोक्सीमेटली एच कट बाई 2 ऐसा ही कुछ रहता है। तो एक दो इक्वेशन और भी लिख सकते हैं आप। या फिर डेल्टा ई को आप एच न्यू करके, एच डेल्टा न्यू इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, डेल्टा न्यू, इसको एच डेल्टा न्यू, आपको पता है इक्वल टू एच न्यू होता है, और डेल्टा टी, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाई 2। एच कट बाई 2 को एच अपॉन 4 पाई लिख देता हूँ, ये एच से एच मेरे पास कट जाएगा, तो डेल्टा न्यू ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किसके? 1/4 पाई डेल्टा टी। ये वाली चीज आप याद करो, ये वाली जो चीज है, ये अनसर्टेनिटी, ये जो अपने पास है, ये वाला जो फॉर्म है, ये आप वहां पे भी पढ़ते हो। कहाँ पे? स्पेक्ट्रोस्कोपी में। जो लाइन की ब्रॉडनिंग है ना, डेल्टा न्यू, एनएमआर में पढ़ते हैं आप। ये कहाँ पे पढ़ते हैं? एनएमआर में। जो अपने पास जैसे इस तरीके से सिग्नल आता है ना, ऐसे सिग्नल आ रहा है, तो सिग्नल की जो ब्रॉडनिंग है ये अपने पास डेल्टा न्यू होता है, ये डेल्टा न्यू। तो रिलैक्सेशन टाइम, यहां से आप ये कह सकते हो कि रिलैक्सेशन टाइम, ये मैं थोड़ी सी आपको रिलेट करके चीजें बता रहा हूँ। रिलैक्सेशन टाइम अगर मेरे पास ज्यादा होगा, या हाफ लाइफ अगर मेरे पास ज्यादा होगी, तो हम लोग कहते हैं कि डेल्टा न्यू मेरे पास कम होगा, मतलब सिग्नल उतना ही शार्प आएगा। शार्प सिग्नल, शार्प सिग्नल। ये मैंने आपको थोड़ी सी रिलेट करके चीज बताई है। फिर अगली बार मान लो आपको पूछ ले कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का सिग्निफिकेंस क्या है ना, क्या सिग्निफिकेंस है, तो देखिएगा एनसीईआरटी की पिक्चर मैंने आप लोगों के लिए लगाई है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट implication ऑफ द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज दैट, यहां से ये लाइनें पढ़िएगा आप, है ना, एक बार मेरे साथ देखिएगा। इट इज रूल्स आउट existence of definite path or trajectory of an electron and other similar particles। other similar particles का क्या मतलब है? इसका मतलब है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। क्या मतलब है इसका? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। अब आप एक बात बताओ, जस्ट हाइजेनबर्ग से जस्ट पहले आप पढ़ते हो बोहर्स थ्योरी, याद है आपको? बोहर थ्योरी में हम लोग क्या करते हैं, या उससे पहले और भी काफी मॉडल्स आए हुए हैं, तो उनमें क्या करते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो फिक्स होता है, जैसे बोहर थ्योरी में सर्कुलर पाथ मानते हैं। तो जैसे ही हम लोग हाइजेनबर्ग पे पहुंचते हैं, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन का पाथ तो अनसर्टेन है, वहां पे तो हमारे पास कोई डेफिनेट पाथ ही नहीं होता। और इससे पहले तो हम लोग बहुत सारी थ्योरीज पढ़ते हैं जिन्होंने सर्कुलर पाथ को बहुत प्रायोरिटी दी है। तो यहाँ पे ये एक जो पीछे की थ्योरीज है उनको ये नकार देता है, बिल्कुल मना कर देता है। ये इंपॉर्टेंट बात है इसकी, ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंस, ये सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है, ये आप बता सकते हैं, ठीक है। मतलब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का देयर इज नो डेफिनेट पाथ, ओनली देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और यू कैन से एनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और बाद में अपने पास जो
अगर आप देखेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, वहां से जो अपने पास वेव फंक्शन निकल के आता है, साई जो निकल के आता है, वो भी तो हमें यही बताता है कि जो वेव फंक्शन है अपने पास, वहां से भी तो हम लोग सिर्फ प्रोबेबिलिटी ही फाइंड आउट करते हैं, एग्जैक्ट पाथ तो हम लोग नहीं बता सकते, है ना। तो एक प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, साई स्क्वायर जिसको अपन बोलते हैं, साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी मिलती है अपने को। तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेन प्रिंसिपल और इसके आगे फिर अपने पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मिलके ये दोनों क्वांटम मैकेनिक्स का ओरिजिन करते हैं अपने पास। ठीक है, तो आई थिंक ये चीजें आपको समझ आएगी, ये मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ा बताया। फिर अपने पास कुछ एक दो लाइनें इंपॉर्टेंट और हैं। दूसरा पार्ट आपको ये पूछा जा सकता है नेक्स्ट टाइम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, कि ये अपने पास मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे वैलिड क्यों नहीं है ना, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, the Heisenberg uncertainty principle is not valid or not applicable on macroscopic particle। तो देखिएगा एनसीईआरटी बहुत खूबसूरत लाइनें लिखती है यहाँ पे, the effect of Heisenberg uncertainty principle is significant only for motion of the microscopic objects, बिल्कुल ठीक बात है, and is negligible for that of macroscopic particle। why is it so, ऐसा क्यों है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेके भी बता रखा है और कुछ लिखा हुआ भी देखिएगा। Therefore, one may say that in dealing with milligram size और heavier object, अगर हम लोग मिलीग्राम भी अपने पास heavier object होते हैं, ठीक है, अपने पास जो इलेक्ट्रॉन की मास की बात करूं, आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो ये स्मॉल मासेस में होते हैं, उनमें इनमें अपने पास ये माइक्रोस्कोपिक नेचर के हैं, माइक्रोस्कोपिक। तो इनमें हम लोग सिग्निफिकेंटली हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को देख पाते हैं। अनसर्टेनिटी हार्डली और रियल कॉन्सिक्वेंस, रियल में अपने को ऐसे कोई अनसर्टेनिटी देखने को नहीं मिलते हैं। चाहे तो आप एनसीईआरटी में देखिए, एक बोल का एग्जांपल दे रखा है, आप देखेंगे एनसीईआरटी में एक बोल का एग्जांपल दे रखा है, उसमें डिस्टेंस में मेरे को अनसर्टेनिटी दे रखी है और फिर वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी पूछी है, तो वो आप देख सकते हैं, ये गोल्फ बोल ये क्वेश्चन आप दे सकते हैं। ठीक है, इधर से भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। और एक आप चाहे तो इक्वेशन ये भी लिख सकते हैं यहां से, कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी को आप एम डेल्टा वी लिख सकते हैं, तो एम डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाई 2। और डेल्टा एक्स को आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, डेल्टा वी के साथ में ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाई 2m, एच कट बाई 2m। तो इनमें से अगर आप ये दो इक्वेशन भी लिख देते हैं ना, एक तो ये इक्वेशन, सॉरी 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 मिटा दिया मैंने, एक तो ये इक्वेशन और एक ये, बाकी आप लिखे तो लिखिए, नहीं लिखे तो कोई बात नहीं, और एक ये जो मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दी है ये लिख देते हैं, और उसके अलावा इसका सिग्निफिकेंस बता देते हैं, और ये क्या है मतलब एग्जैक्ट मोमेंटम और एग्जैक्ट अपने पास पोजीशन जो एक साथ फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। हम जो है या फिर क्रिकेट बॉल, बहुत सारी जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, उनमें हम लोग उनका वेलोसिटी और मोमेंटम दोनों एक साथ बता सकते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए दोनों एक साथ बताना पॉसिबल नहीं होता है, और यहीं से फिर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का ओरिजिन होता है। ठीक है, ये पुराना क्वेश्चन पूछा गया था, तो थोड़ा सा मैंने आपको बताया, इसके आगे की बातें कभी और डिस्कस करेंगे। हाँ, अब अपने पास इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है, ये दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या कहता है देखिएगा, इसको और समझते हैं, ये नोट्स में आपको शेयर कर दूंगा। दूसरा पार्ट क्या करता है देखिएगा, शो दैट फॉर ए पार्टिकल इन ए वन डायमेंशन बॉक्स 0 to L। तो पहले तो भाई साहब आप एक बात समझो, अगर वन डायमेंशन बॉक्स है, एक पेज ऐड कर देता हूं मैं यहाँ पे, अगर मेरे पास 1D बॉक्स है ना, अगर मेरे पास वन डायमेंशन बॉक्स है और उसकी 0 से L लेंथ है, तो यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। चीजें क्या है मेरे पास, ध्यान से सुनिएगा। लेट अस सपोज मैं आपको पहले 1D बुक्स के बारे में थोड़ी सी चीजें याद दिला देता हूँ ना, थोड़ी सी चीजें याद दिला देता हूँ। ये मेरे पास मान लो एक वन डायमेंशन बॉक्स है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे L है। आपको अच्छे से याद होगा, बॉक्स के अंदर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी 0 लेते हैं, बॉक्स के जस्ट बाहर, अगर आप बॉक्स के बाहर की बात करो तो बॉक्स के बाहर मेरे पास ये जो बैरियर है, पोटेंशियल एनर्जी का बैरियर कितना है, इनफाइनाइट का होता है। इसीलिए हम लोग क्यों लेते हैं ऐसा, क्योंकि टाइप टनलिंग बिहेवियर को रोकने के लिए। ये इन्फिनिटी क्यों लेते हैं बाहर, टनलिंग बिहेवियर को रोकने के लिए। टनलिंग आप जानते होंगे क्या होता है। तो अब मेरे से यहाँ पे क्या बोला है, आपको पता है 0 से L लेंथ का बॉक्स होता है, तो उसमें जो nth लेवल में जो पार्टिकल है अपने पास या इलेक्ट्रॉन है, उसका जो वेव फंक्शन वो मेरे पास बनता है √2/L √2/L साइन n πx/L, साइन n πx/L। ये आप जानते हैं जनरलाइज वेव फंक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन
इन nth ऑर्बिट इन ए 1D बॉक्स। ये सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं, ठीक है। फिर अपने को क्या कह रखा है, हमें पता है कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग जो भी वेव फंक्शन यूज करते हैं वो नॉर्मलाइज्ड होते हैं, बिल्कुल। ये अपने पास √2/L, उसका पता है आपको, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है। यहाँ पे √2/L क्या है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है। वो जब डेरिवेशन करते हैं तब आता है अपने पास। अब हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है दो आइगन फंक्शन, एक साई 1 है, एक साई 2 है। एक साई 1 आइगन फंक्शन है, एक साई 2 है। और साई 1 के कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू जो एनर्जी की आ रही है वो E1 आ रही है, और साई 2 के कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू आ रही है वो E2 आ रही है। ठीक बात है यहां तक, बिल्कुल सही है। अब हमें बोला गया है कि वी हैव टू प्रूव दैट, ये अपने पास दो आइगन फंक्शन है, दीज टू आर आइगन फंक्शन 1D बुक्स में, ठीक है, आइगन फंक्शन है। हमें प्रूव करना है साई 1 एंड साई 2 आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। साई 1 और साई 2 एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है, परपेंडिकुलर है, इस तरीके से अपने को प्रूव करना है, ऑर्थोगोनल। ठीक है, ऑर्थोगोनल प्रूव करना है, ऑर्थोगोनल प्रूव करना है। हमें पता है ऑर्थोगोनल के लिए आपने एक कंडीशन पढ़ी होगी कि कोई भी दो फंक्शन अपने पास साई n मान लेते हैं एक ही, और एक साई m है। अगर ये दोनों ऑर्थोगोनल है तो हम लोग क्या लिखते हैं, साई n साई m स्टार डी टाउ। और ये पूरे स्पेस में जितने में अपने को बात करती है, उस पूरे स्पेस में इंटीग्रेशन इनका 0 होना चाहिए, है ना। ये इंटीग्रेशन अपने पास इट शुड बी 0। ये अपने पास कंडीशन है ऑर्थोगोनैलिटी की। तो पहले आप लिख देंगे फॉर एनी टू साई n और साई m फंक्शन, दिस इज द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी, ऑर्थोगोनैलिटी, ऑर्थोगोनैलिटी की इन क्वांटम मैकेनिक्स में ऑर्थोगोनल इस तरीके से देखते हैं। अब हमें क्या दे रखा है, साई 1 दे रखा है, डॉट साई 2 स्टार करना है अपने को, और डी टाउ करना है। और यहाँ पे ओवर स्पेस अपने पास हमें पता है 0 to L लेंथ की बात हो रही है, टोटल तो पार्टिकल 0 से L के बीच में ही रहेगा ना, तो इट शुड बी 0। ये अपने को कैलकुलेट करना है, प्रूव करना है कि ये 0 है, ठीक है। तो ये निकालना है मेरे को। अब पहले तो साई 1 लिख देता हूं मैं, साई 1 क्या है। तो साई 1 अगर आप लिखोगे n की वैल्यू 1 है, तो √2/L साइन n πx/L होता है, तो n की वैल्यू 1 है, तो साइन πx बाई मेरे पास आ जाएगा L। ये मेरे पास साई 1 हो गया। अगर मैं साई 2 लिखूंगा तो मेरे पास आ जाएगा √2/L साइन 2πx/L, 2πx/L। ये मेरे पास साई 1 हो गया। लेट सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये साई 1 और साई 2 हो गया। अब आपको पता है कॉन्जुगेट हम लोग कैसे निकालते हैं। यहाँ पे अगर मैं करूंगा, अगर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब ऑर्थोगोनलिटी प्रूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं कैलकुलेट करूंगा 0 से L। साई 1 की वैल्यू मेरे पास है साई 1 डॉट साई 2 स्टार और डी टाउ, ये करूंगा, ये निकालूंगा। तो यहाँ पे साई 2 स्टार देखो, यहाँ पे कोई अपने पास कॉम्प्लेक्स पार्ट है नहीं, आयोटा वाला पार्ट नहीं है ना, तो साई 2 स्टार और साई 2 बराबर ही आएगा। तो इन दोनों का अगर मैं यहाँ पे लिखूं, क्या लिखा जाएगा देखिएगा, √2/L इंटू में साइन πx/L इंटू √2/L साइन 2πx/L 2πx/L, और डी टाउ मेरे पास सिर्फ एक्स डायरेक्शन की बात हो रही है तो dx आ जाएगा। और पूरे का इंटीग्रेशन हम लोग ओवर कर देंगे 0 से L तक। ये अपने को प्रूव करना है, 0 आना चाहिए भाई साहब। शुरू करते हैं, बिल्कुल। आपके सामने एक पेज और ऐड कर लेता हूं, यहाँ पे मेरे को चाहिए होगा, तो पेज इंसर्ट कर लेते हैं, बिल्कुल। देखिएगा ध्यान से, समझिएगा चीजों को क्या हो रहा है। अब देखो √2/L मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे √2/L दिख रहा है यहाँ पे, और ये √2/L दिख रहा है। तो ओवरऑल ये मेरे तो L तो कांस्टेंट है ना, तो ये तो बाहर आ जाएगा, 2/L बाहर आ गया। इंटीग्रेशन में क्या रहेगा, 0 से L। थोड़ा सा इंटीग्रेशन लगेगा, आपका मैथमेटिक्स लगने वाला है यहाँ पे ना, ठीक है। चलिएगा देखेंगे अपन। तो मेरे पास अंदर रह गया साइन πx/L, और यहाँ पे मेरे पास रह रखा है साइन 2πx/L। आई थिंक चीजें यहाँ पे आपको यहाँ तक क्लियर है। ये मेरे पास आ गया साथ में dx, बिल्कुल ठीक है। अब एक काम करता हूं, अगर आप बुरा ना माने तो एक काम कर लेता हूं मैं, ये जो π/L है ना, ये जो π/L है, इसको मैं लेट π/L को मैं k मान लेता हूं, अगर आप बुरा ना माने तो। और मुझे पूरा विश्वास है आप बुरा नहीं मानेंगे, है ना, नहीं मानेंगे ना, ठीक है। मान लिया कि आप बुरा नहीं माने, कांस्टेंट है ना, π/L कांस्टेंट है, इसको k मान लिया। लेट अज्यूम
पाई बाई एल को मैंने के मान लिया, तो अब थोड़ा इजी हो जाएगा रे फंक्शन, फंक्शन इजी हो जाएगा भैया, और कुछ नहीं है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2/L, यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से L, और ये बच गया साइन, ब्रैकेट में रह जाएगा मेरे पास kx, और साइन 2kx आ जाएगा। ठीक है, साइन kx, और सॉरी साइन kx के साथ में साइन 2kx आ जाएगा। अब ये करना अपने को, ठीक है, 0 से L अपने को इसका इंटीग्रेशन करना है। तो एक तो तरीका है, आपने पास पहले भी साइन है बाद में भी साइन है, देखो इंटीग्रेशन में बहुत सारे लोग महारथी होंगे, तो अगर आपको कोई अलग प्रॉपर्टी आती है तो आप वो लगा सकते हैं, आपको जिस भी तरीके से आता है वो लगा सकते हैं। मुझे तो ये दिख रहा है कि ये u है, ये v है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ u इंटू वी लगा सकता हूँ ना, मुझे तो अब ये समझ आ रहा है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि u इंटू वी का इंटीग्रेशन किस तरीके से होता है, v u डॉट v dx इस तरीके से हो, पहला फंक्शन इंटू दूसरा फंक्शन। तो इंटीग्रेशन क्या करता है कि u इंटू में v dx, u इंटू में v dx माइनस इंटीग्रेशन du बाई डी एक्स इंटू में v dx, है ना, और इस पूरे का अपने पास ये इंटीग्रेशन है dx। आई होप आपको भी ये याद होगा, पक्का याद होगा, आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, 12th क्लास में ये पढ़ा होगा, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला u इंटू वी का अपनो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, है ना, पक्का ये आपने, मैं 101% श्योर हूं आपने पढ़ा होगा। अब भूल गए वो एक अलग बात है ना, अभी आप भूल गए क्योंकि अभी आप जवान हो चुके हैं, तो अभी आपको कुछ और चीजें याद रहती है, ये आप भूल गए, वो मैं एग्री करता हूँ, है ना। चलिए, चलो, यहां तक आई थिंक आपको चीजें क्लियर है। अब मैं इसमें इसको पहले वाले फंक्शन को लेटर सपोज u मान लेता हूं, और दूसरे वाले फंक्शन को मान लेता हूं मैं v मान लेता हूं, या फिर मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि इजी ये रहेगा कि इसको u ले लेते हैं और इसको v ले लेते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता कि u किसको लेना है v किसको लेना है, आप जिसको मर्जी u ले सकते हैं, जिसको मर्जी v ले सकते हैं। तो यहाँ पे मान लिया मैंने दूसरे वाले को u और पहले वाले को v। तो यहां से मैं अगर इंटीग्रेशन करना शुरू करूं तो क्या बन जाएगा मेरे पास, 2/L तो बाहर है ना, 2/L को एक बार भूल जाता हूँ मैं, मतलब बाद में लास्ट में लगा दूंगा, पहले बाकी इनका इंटीग्रेशन कर लेता हूँ। तो जब इंटीग्रेशन करने जाऊंगा, चलो आप कहते हैं तो लगा देता हूँ यार, आप बुरा मान जाओगे, लगा देता हूँ। अब u का पहले u को बाहर रखेंगे, तो u को बाहर रखा मैंने, u क्या है साइन 2kx, तो साइन 2kx को मैंने बाहर रखा, ठीक बात है। इंटीग्रेशन v dx, v मेरे पास है साइन की एक्स, तो साइन की एक्स का आपको पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे पास, याद है आपको, माइनस कोस। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा मेरे पास, और यहाँ पे कोस की एक्स, और डिवाइडेड बाई के आपको पता आएगा ही आएगा। और इसकी लिमिट, ये इंटीग्रेशन हो गया, इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ लगानी है मेरे को, 0 से L, तो u इंटू वी डी एक्स ये मेरे पास हो गया, माइनस माइनस मेरे पास क्या है, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट पूरा हो चुका है, ये ब्रैकेट बड़ा वाला पूरा हो चुका है, माइनस इंटीग्रेशन 0 से L, और इसके अंदर क्या है मेरे पास du बाई डी एक्स, मतलब u का डिफरेंशिएशन करना है। तो साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है, आपको पता ना, साइन का डिफरेंशिएशन मेरे पास कोस 2kx होगा, डिवाइडेड बाई नहीं, अब की बार मल्टीप्लाई में आएगा, अब की बार मल्टीप्लाई में आएगा, तो साइन 2k मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ पे, और साइन का डिफरेंशिएशन मेरे पास कोस 2kx हो गया, ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ होगी। इंटू वी डी एक्स, वी डी एक्स मतलब अपने पास v क्या है साइन की एक्स, तो साइन की एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोस के एक्स, नहीं माइनस कोस के एक्स, तो ये माइनस और ये बाहर माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और इनटू में कोस के एक्स, और डिवाइडेड बाई एक के तो आएगा ही आएगा, बिल्कुल एक के आएगा, और इस पूरे का अपने को क्या करना है, डीएक्स इंटीग्रेशन करना है। तो ये के से के मेरे पास यहाँ पे कट चुका है, ये के से के कट चुका है। अब अगर आप देखेंगे तो आगे मेरे पास चलेगा ये सॉल्यूशन, तो क्या बनेगा, बाहर 2/L है, थोड़ा छोटा छोटा लिखता हूँ ताकि आपको समझ आए चीजें। यहाँ पे मेरे पास क्या रह चुका है, माइनस में, ये बराबर का साइन है, माइनस में यहाँ पे साइन 2kx है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, इंटीग्रेशन में 0 से L अगर पुट करूंगा कोस के एक्स में, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई के तो था, तो इस के को यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, और ये पूरा यहाँ पे इस तरीके से है। और अब लिमिट रखता हूँ, तो L लिमिट रखूंगा तो कोस, यहाँ पे लिमिट रखूंगा कोस के एल बन जाएगा मेरे पास, कोस के एल माइनस कोस 0 मेरे पास 1 होता है, ये बन जाएगा, ये पहला ब्रैकेट खत्म हुआ, प्लस अब इंटीग्रेशन इसका करना है अपने को, तो इंटीग्रेशन 0 से L, यहाँ पे 2 बाहर बचा हुआ है मेरे पास,
और ये मेरे पास क्या रह गया, कोस के एक्स, ये मेरे पास रह चुका है कोस 2kx। अगर आप देखेंगे ये क्या रह चुका है मेरे पास, कोस 2kx इंटू में कोस kx, और इस पूरे का अपने को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब आप देखेंगे चीजें थोड़ी सी आपको लग रही है कि फंस चुकी है। कैसे फंस चुकी है, फिर से अपने पास एक इस टाइप का फंक्शन बन चुका है u इंटू वी का। तो अब मैं आपको बताता हूं क्या होगा। एक बार आप जैसे ही एक बार और u इंटू वी लगाएंगे ना यहाँ पे, एक बार सॉरी मैं करके दिखा देता हूं आपको। आप यहाँ पे जैसे ही एक बार u इंटू वी और लगाएंगे, तो आपको जो मिलने वाली चीज है ना, वो इसका रिवर्स मिलने वाली जो पहले चीज है। यहाँ पे एक बार और करके दिखाता हूँ आपको ना। तो कैसे करेंगे अपन, मेरे पास अब इस वाले ब्रैकेट को मैं सोल्व करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो 2 मेरे पास बाहर है, कोस 2kx को मान लेता हूँ u है, और कोस kx को मान लेता हूँ मैं v है। तो कोस 2kx मेरे पास बाहर आ गया, u इंटू वी डी एक्स करता हूँ मैं, कोस 2kx u इंटू वी डी एक्स, और कोस का अपने पास इंटीग्रेशन होता है साइन के एक्स बाई में के, माइनस इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स मेरे पास कोस का आएगा, इंटीग्रेशन माइनस साइन, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और कोस का हो जाएगा साइन, माइनस साइन तो चेंज कर दिया अपन 2kx, और यहाँ पे आप देखेंगे तो मल्टीप्लाई में मेरे पास 2k और आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 2k अलग से और आ जाएगा। ठीक है, तो u इंटू वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स इंटू वी डी एक्स, कोस का मेरे पास आ जाएगा साइन के एक्स बाई में k, और पूरे का मेरे पास dx रहेगा। अब देखेंगे k से k आप कट चुका है यहाँ पे, तो बचा क्या मेरे पास, देखो थोड़ा सा ये लेंदी तो होता जा रहा है, इंटीग्रेशन है थोड़ा सा लेंदी तो होगा मेरे पास, है ना। ये दूसरा वाला पार्ट में सोल्व कर रहा हूँ। तो क्या बचेगा मेरे पास, ये 2, यहाँ पे अंदर क्या रहा मेरे पास, कोस 2kx, ठीक है, इंटू साइन के एक्स, डिवाइडेड बाई मेरे पास यहाँ पे k है, और प्लस मेरे पास क्या बचा, यहाँ पे मेरे पास हो गया है साइन 2kx इंटू साइन के एक्स, ठीक है, और dx, और ये इंटीग्रेशन 0 से l है। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे अगर मैं इंटीग्रेशन नहीं करता, आपको यहां से एक चीज दिखने वाली है, क्या दिखने वाली है देखिएगा, अगर आपको दिख रही है तो ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं करता, ये 2/l तो पूरा बाहर था, ये वाला जो ब्रैकेट है और ये इधर जो ब्रैकेट बन रहा है वो माइनस में अपने पास, ये प्लस में, ये आपको दिख रहा है ये माइनस में है और ये प्लस में, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर एक मेरे पास ये ब्रैकेट जो है, ये ब्रैकेट और जो पहले वाला यहाँ पे जो 1 वाला ब्रैकेट बनेगा, ये ओवरऑल काट पीट के आपके आपके पास मतलब थोड़ा सा लेंदी होगा, आप कैलकुलेशन एक बार खुद से भी करके देखना। और अगर आपके पास कोई इससे बेटर मेथड है कि इंटीग्रेशन का, तो आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे तो ओवरऑल काट पीट के जीरो आ जाएगी, इस तरीके आप u इंटू वी करके देखेंगे तो जीरो आ जाएगा। और आपको अच्छे से पता है जब हमारे पास दो चीजें इस तरीके से साई वन और साई टू इस तरीके से आती है, ठीक है, डी टाउ, तो उनका इंटीग्रेशन 0 से l में अगर जीरो आ जाए, इसका मतलब हैंस हैंस हम लोग कह सकते हैं कि साई वन एंड साई टू आर ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। और ये प्रॉपर्टी भी होती है भाई साहब, ये प्रॉपर्टी भी होती है कि इस तरीके से अगर फंक्शन है तो दोनों एक दूसरे के अपने पास ऑर्थोगोनल होंगे। तो काफी सारी चीजें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और ये जो अपने पास है काफी छोटी मोटी चीजें हैं, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको दी है। तो चीजों को आप अच्छे से समझते रहें, और ये नोट्स मैं आपको अटैच कर दूंगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए और मिलते रहेंगे अपन, ठीक है। चलो, जय हिंद, वंदे मातरम, चलिए।